मेरा नाम भावेश है और इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। और सिर्फ पाइथन नहीं, बट ये फंक्शंस का बेसिक नॉलेज है जो बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो सकता है। तो पाइथन के फंक्शन सीखने के लिए हम ट्यूटोरियल्स पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे पाइथन का एक टैब है। पाइथन के टैब में हमें लेफ्ट साइड पे लिस्ट दिखेगा अलग अलग आर्टिकल्स का। इसमें पाइथन फंक्शंस करके एक आर्टिकल है। पाइथन फंक्शंस आर्टिकल पे डिटेल में सिखाया गया है कि पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं। हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और फंक्शंस सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ से चालू करते हैं। तो पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और हम वो यूज़ कर सकते हैं सिंगल और रिलेटेड चीज़ करने के लिए। मतलब वही ऐसी चीज़ जो हमने हमारे प्रोग्राम में, हमारे एप्लीकेशन में बार बार करने की ज़रूरत पड़े, तो हम उसके लिए फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शंस का यूज़ करके हमें मॉड्यूलैरिटी मिलती है। मॉड्यूलैरिटी मतलब हमारा जो कोड होता है वो मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर होता है मतलब वो एक सिंगल सिंगल ब्लॉक्स में हम बना सकते हैं उसको। मतलब सेम चीज़ बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक सेम चीज़ करने के लिए एक जगह पे कोड लिखा, तो सेम कोड आप बाकी जगहों से कॉल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोड रीयूज कर सकते हैं बेसिकली। तो हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फंक्शंस हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल चीज़ है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन। तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ये क्या है? ये एक टेम्परेचर मापने के मेजर्स है। अ, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो अलग अलग मेजर्स है जिससे हम टेम्परेचर माप सकते हैं। सो इंडिया में हम जनरली सेल्सियस यूज़ करते हैं, बट यूएस में फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। और हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए भी जनरली फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं कि हमें जब भी बुखार आया है तो हमें 100 के ऊपर बुखार आया, 101, 102, दो पे बुखार आया, तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। सो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो इनपुट में फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेता है, जहाँ पे मैंने 101 लिखा है। और 101 माइनस 32 इंटू 5/9 ये स्टैटिक पार्ट है। बट 101 डायनामिक पार्ट है, तो इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 100 और 101। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो डायनामिक चीज़ होगी और वो इस फॉर्मूला में जाएगी। और इसका जो आउटपुट है फॉर्मूला का अभी 37.77 है। अगर मैंने इसको 105 किया तो वो 40 डिग्री होगा। तो फंक्शन इसी तरह के होते हैं जहाँ पे हम हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, तो स्पेसिफिक चीज़ें होती है करने के लिए जो हमें बाकी जगह से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस फार्मूला की क्या ज़रूरत है, इसका मैं फंक्शन क्यों बनाऊँ? सो फॉर एग्जांपल, डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेदर एप्लीकेशन है जो हमें मौसम की जानकारी देता है, और ये एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं। उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों हमें दिखाना है स्क्रीन पे। और वो एक ही जगह पे नहीं है, वैसे चार पांच जगह पे, चार पांच अलग अलग पेज हैं हमारे एप्लीकेशन में। चार पांच अलग अलग जगह हैं जहाँ पे हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करके हमें दिखाना पड़ेगा यूज़र को। तो इसे दिखाने के लिए हम ये फॉर्मूला चार पांच बार नहीं लिखेंगे। चार पांच बार लिखने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हम इसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं, एक ही जगह पे लिख सकते हैं। और इस एक ही जगह पे लिखे हुए कोड को आप चार पांच अलग अलग जगहों से कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करते वक्त हमें सिर्फ उसको 105 जो भी इनपुट है हमारा डायनामिक वो देना है। और वो हमें रिटर्न में कैलकुलेट करके जो भी सेल्सियस का वैल्यू है वो अलग वापस दे देगा। तो फंक्शंस का इस्तेमाल सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए नहीं होता है। ये फंक्शंस का इस्तेमाल हम कोई भी कोड लिखने के लिए कर सकते हैं जो हमें अलग अलग जगहों से हम उसको कॉल करके अलग अलग बार मल्टीपल टाइम्स हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें मल्टीपल जगहों से इसका इस्तेमाल जिस चीज़ का कर सकते हैं उस चीज़ को हम फंक्शन में लिखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि फंक्शन लिखने की जो तरीका है वो टॉप डाउन अप्रोच है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ रीयूजेबल फंक्शंस लिखते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर लिखा हुआ जो भी कोई कोड है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है क्यों? क्योंकि वो उस कोड का किसी और कोड से कोई रिलेशन नहीं होता, उस कोड का डिपेंडेंस किसी और कोड पे नहीं रहना चाहिए। तो एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट चीज़ रहनी चाहिए, वो खुद का काम खुद कर सके, ऐसी चीज़ रहनी चाहिए। तो जो फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ इनपुट ले, खुद का काम करे और आउटपुट वापस दे। तो इस चीज़ को करने के लिए उसको और किसी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
इसके लिए वो इंडिपेंडेंट होता है और वो रीयूजेबल भी होता है। रीयूजेबल की बात हमने अभी एक इस एग्जांपल में, हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे जिसमें हमने 105 इनपुट लिया, डिग्री में कन्वर्ट किया और हमने बताया कि वेदर ऐप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हमें बार बार लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके बाद लिखा है कि पाइथन का जो फंक्शन है वो हम दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम उसको पैरामीटर्स दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं उसको। तो इस केस में 105 जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो एक पैरामीटर है, वो एक आर्ग्यूमेंट है। और उस आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को देने के बाद फंक्शन अपना खुद का काम करेगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न में जो भी कैलकुलेटेड डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल डायग्राम बना के दिखाया है जहाँ पे उन्होंने डेफ फंक्शन वन लिखा है, मतलब ये एक फंक्शन का डेफिनेशन है। एक फंक्शन है जिसमें से सेकंड फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सेकंड फंक्शन नीचे लिखा है। सेकंड फंक्शन अपना काम करेगा और उसका जो रिटर्न वैल्यू है, फाइनल आंसर है, वो वापस देगा जहाँ से उसको कॉल किया गया था। उसको यहाँ से कॉल किया था, यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, उसका काम करेगा और रिटर्न में वैल्यू वापस यहाँ पे लाके देगा। और उसके बाद फंक्शन वन का आगे का काम होते रहेगा जब तक फंक्शन वन खत्म ना हो जाए। तो इससे बेसिकली ये होता है कि एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकते हो। ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस आर्टिकल में इसके बाद हमने अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी देखे हैं। इन्होंने बताया है हमारे पास तीन फंक्शंस हो सकते हैं, तीन प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन फंक्शंस। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें किसी और मॉड्यूल और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जो अभी ये फंक्शन का एग्जांपल देखा जिसमें एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला कोड हम खुद लिखेंगे ऐसा हमने बताया, तो ये हुआ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का कोड हम खुद लिखते हैं। बट जो बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में पहले से होता है। जो जिन्होंने पाइथन का लैंग्वेज, पाइथन की लैंग्वेज बनाई, उन्होंने खुद से ये फंक्शन बनाया हुआ है लैंग्वेज में। जब ये प्रिंट स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है। जब भी आप पाइथन सीखना चालू करते हो तो फर्स्ट चीज़ करते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो प्रिंट का जो फंक्शन है वो इनबिल्ट फंक्शन है। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है, लेंथ, सम। तो इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आपके कोड में और डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इन फंक्शंस को। तो इसको यूज़ करने के लिए और कुछ चीज़ इंपोर्ट करने की और कोई मॉड्यूल लाने की, खुद से कोई और कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे प्रकार के जो फंक्शंस है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए, इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप पाइथन का कोड लिखते हो तभी ऊपर इंपोर्ट का लाइन लिखा रहता है, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट सिस। तो मैथ का कोई मॉड्यूल होगा, ये तो कोई और बिल्ट इन मॉड्यूल होगा जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट करके उस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। ये मॉड्यूल्स आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई और चीज़ इंटरनेट से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। तो इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ आपको एक एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी कि एक इंपोर्ट का लाइन लिखना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। आपने अगर इंपोर्ट ओएस किया तो इंपोर्ट ओएस करके आप ओएस के अंदर के जो सारे फंक्शंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ये हमने ऑलरेडी देखे। आगे जाते हैं आर्टिकल में। उन्होंने कोई रूल्स लिखे हैं डिफाइनिंग पाइथन फंक्शन। डिफाइनिंग ए पाइथन फंक्शन के अंदर उन्होंने रूल्स लिखे हैं कि आप अगर खुद का फंक्शन बनाने जाओगे तो आपको इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है हम बेसिकली देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि पाइथन का फंक्शन डेफ कीवर्ड से चालू होता है। तो डेफ कीवर्ड यानी कि डेफिनेशन, तो ये बताता है कि हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए डेफ हम लिखते हैं और डेफ कंपलसरी है, मैंडेटरी है। डेफ के आगे हमने फंक्शन का नाम लिखा है। तो फंक्शन का नाम डेफ के आगे लिखा हुआ होता है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि डेफ स्टार्टिंग में लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस लिखना है। तो पैरेंथेसिस के अंदर फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी आप इनपुट लेने वाले हो, बाकी फंक्शंस दूसरे कॉलिंग जगह से, यहाँ पे 105 इनपुट है, 40 आउटपुट है। 105 जो इनपुट है वो आएगा पैरामीटर्स में, उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर। तो 105 का जो वैल्यू है वो हम एक वेरिएबल में लेंगे और वो वेरिएबल्स हम सब इस ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इस ब्रैकेट, ओपन राउंड ब्रैकेट एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिग्नेचर होता है पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन करने का।
तो पहले दो रूल हमने देखे, डेफ से चालू होना चाहिए, डेफ के आगे फंक्शन का नाम होना चाहिए, नाम के आगे पैरेंथेसिस होना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होने चाहिए। और नेक्स्ट रूल है कि फंक्शन का जो फर्स्ट लाइन है वो एक डॉक स्ट्रिंग होना चाहिए। डॉक स्ट्रिंग यानी कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए जो ये समझाएगा, जो भी आपका कोड पढ़ेगा, आप सिर्फ अकेले में फंक्शन और आप अकेले में प्रोग्राम नहीं करने वाले। जब भी आप कंपनी में प्रोग्रामिंग करोगे तभी आपके फंक्शंस कंपनी में बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जब बाकी लोग आपका फंक्शन पढ़ेंगे तभी उनको ये समझना होगा कि ये फंक्शन आपने क्यों लिखा। तो और आपको खुद को भी बाद में जब भी आप भूल जाओगे कि आपने ये कोड क्यों लिखा, तो आपके खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी फंक्शन डॉक्स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको ये लिखना होता है कि आपने ये फंक्शन क्यों लिखा, ये फंक्शन का अस्तित्व क्यों है, ये फंक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है, फिर ये फंक्शन करता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको समझाना है यहाँ पे कि आपने फंक्शन क्यों लिखा। इसके बाद ये भी लिखना है यहाँ पे कि फंक्शन में इनपुट क्या आएगा, मतलब इनपुट मतलब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, और इसमें आउटपुट में रिटर्न में क्या जाएगा। सो ये सारी चीज़ें फंक्शन डॉक्ट्रिन में लिखनी होती है। अब इसको जितना डिटेल में लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, उतना कोड मेंटेनेंस और बाकी टीम को और आपको खुद को भी बाद में फ़ायदा होगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, बट ये लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको ये लिखना चाहिए। तो फंक्शन डॉक्स्ट्रिंग लिखना होता है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पे कोलन होना चाहिए। तो कोलन ये दर्शाता है कि ये फंक्शन का डेफिनेशन का जो फर्स्ट सिग्नेचर का लाइन है वो ख़त्म हो गया, इसके बाद का जो भी लाइन्स है वो लाइन्स फंक्शन के अंदर है। तो कोलन मैंडेटरी है। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, रूल है कि फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि अब ये फंक्शन खत्म हो गया। जब ये रिटर्न फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तभी ये माना जाता है कि रिटर्न एक लास्ट एग्जीक्यूशन लाइन है उस फंक्शन का, रिटर्न के आगे उस फंक्शन में कुछ नहीं होगा। जब ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा तभी वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म करेगा। फंक्शन को फंक्शन में जितना भी चीज़ें हमने की है, जितनी भी चीज़ें की है वो करके अभी हो गई है और हमें अभी वापस जाना है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, जहाँ से इस फंक्शन को बुलाया गया था उस जगह पे रिटर्न हमें वापस लेके जाएगा। तो रिटर्न के बाद हम एक वैल्यू नहीं तो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो रिटर्न के बाद हमने जो भी कुछ लिखा है, वेरिएबल का नाम नहीं तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट वापस रिटर्न होगा, वो दिया जाएगा वहाँ पे जिसने फंक्शन कॉल किया, वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ऑपरेशन एक्सप्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। कोई कोई फंक्शंस होते हैं जो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, बट कोई कोई फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते। तो रिटर्न यानी कि लास्ट लाइन। और इसके बाद ये भी एक रूल है कि फंक्शन के अंदर जो भी कुछ बॉडी है, फंक्शन के अंदर जितने भी लाइंस है वो सारे लाइंस इंडेंटेड होने चाहिए। इंडेंटेड मतलब वो एक स्पेसिफिक स्पेस छोड़ के, टैब्स नहीं तो स्पेसेस आप जो भी यूज़ करते हो, स्पेसिफिक फिक्स्ड लेंथ के बाद होने चाहिए। तो जितने भी चीज़ें स्पेसिफिक लेंथ के बाद है, इंडेंटेड है, वही लाइंस उस फंक्शन के अंदर आएंगे। तो फंक्शन का बेसिक फंक्शन डिफाइन करने का ये बेसिक तरीका हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि पैरामीटर्स में जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, मतलब आपने फॉर एग्जांपल इनपुट में यहाँ पे एक फ़ारेनहाइट करके एक इनपुट लिया, बट आप एक एक की जगह पे 3 या 4 और उससे भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो। सो अगर आपने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिए इनपुट में, तो आपको आप जिस ऑर्डर में उनको लिखोगे, मतलब आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स लिए, 4 स्ट्रिंग्स लिए, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी, तो आपने जिस ऑर्डर में उनको लिखा है फंक्शन के डेफिनेशन में, फंक्शन जब भी कॉल होगा, कॉल होने के टाइम आपको उसमें जो आप वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू भी उसी ऑर्डर में आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जो पैरामीटर्स है ये ऑर्डर्ड है, आपको ये ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। और फंक्शन डिफाइन जब भी आप करोगे उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो आप कोड में दूसरी जगह से, नहीं तो पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर से भी आप उसको कॉल कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे फंक्शन के एग्जाम्पल लिखे हैं। ग्रीटिंग्स करके एक फंक्शन का एग्जाम्पल बना के दिया है, डेफ ग्रीटिंग्स कोलन, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इनपुट में कुछ नहीं लेता है, बट ये सिर्फ एक काम करता है। वो क्या करता है कि वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। रिटर्न है, रिटर्न यानी कि फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न के आगे और कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये फंक्शन वापस रिटर्न कुछ नहीं करता। तो सिर्फ रिटर्न जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी उसका मतलब कि ये फंक्शन खत्म हो गया। सो इस फंक्शन से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। इन्होंने अभी और एक एग्जाम्पल लिखा है जो डिटेल में है, यहाँ से उन्होंने समझाया है कि
फंक्शन को कॉल कैसे किया जाए। तो इस एग्जांपल में उन्होंने प्रिंट मी फंक्शन बनाया है। उसमें एक आर्ग्यूमेंट है str, डॉक स्ट्रिंग लिखा है कि दिस प्रिंट्स अ स्ट्रिंग, पास स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन। प्रिंट का स्टेटमेंट है और रिटर्न है। तो उन्होंने इस फंक्शन को कॉल किया है मल्टीपल जगह से। तो मैंने अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज किया, मैंने स्ट्रिंग अगर चेंज की और स्ट्रिंग रन की, तो जो भी मैंने वैल्यू पास किया था, दिस इज ट्यूटोरियल्स पॉइंट, वो वैल्यू यहाँ पे आएगा इस वेरिएबल में, str वेरिएबल में, और वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इन्होंने सेम फंक्शन दो बार कॉल किया है, एक के बाद एक, और इसमें जो भी वैल्यू पास किया गया था वो डायरेक्टली इस लाइन से एग्जीक्यूट हुआ। तो दिस इज ट्यूटोरियल्स पॉइंट पहले गया str में, प्रिंट में फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद str में वो वैल्यू गया और प्रिंट हो गया। रिटर्न से कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो सेम फंक्शन वापस कॉल हुआ, उसमें वापस सेकंड जो हमने वैल्यू पास किया है वो वैल्यू str में गया, और str में जाके वो वापस प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद वापस ये कंट्रोल यहाँ पर रिटर्न आ गया। तो फर्स्ट प्रिंट मी से फंक्शन एक बार कॉल हुआ, सेकंड प्रिंट मी से सेम फंक्शन दूसरे बार कॉल हुआ। तो इसने ये प्रिंट किया आउटपुट पर। उसके बाद का टॉपिक है पास बाय रेफरेंस वर्सेस पास बाय वैल्यू। सो इस चीज़ को ये चीज़ थोड़ी एडवांस्ड है और इसके आगे के टॉपिक्स थोड़े एडवांस्ड है। तो आज के वीडियो के लिए हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे रोकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।